ठीक है। मैंने कहा दो तरह के केस होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्या होता है ये क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, कोई बता सकता है मुझे, या अभी तक ये नहीं पता है? नहीं मालूम है? अरे मैं किसको पढ़ा रही हूँ, पत्थरों को क्या, जो ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना हिल सकते, ना डुल सकते? बच्चे ही है ना ये लोग। अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने मैम के नहीं लिए। पता। नहीं पता तो नहीं पता, बोलने में भी इतना टाइम लगाओगे देवराज? मैं बताती हूँ। देखो दो तरह के केस होते हैं, मैंने बोला ओपन एंडेड केस एंड क्लोज केस। दोनों को जो सॉल्व करने का तरीका होता है कमोबेश सेम होता है, लेकिन दोनों के लिए स्टेप्स अलग अलग फॉलो करते हैं। ओपन एंडेड केस मतलब आपको उसमें कुछ सवाल नहीं दिया जाएगा उस केस के अंत में। जैसे कि मैंने आपको ये केस दिया था लास्ट डे, जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था, आज भी कर लेंगे। उस केस का मतलब होता है दैट इज एन ओपन एंडेड केस। कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है कि ये फलाना फलाना चीज का इसमें आंसर करिए। आपके ऊपर है कि यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। हेलो हेलो। आपके ऊपर था कि आप उस केस का क्या टाइटल रखेंगे, क्या नाम रखेंगे उसको, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस है, क्या ऑल्टरनेटिव्स होंगे, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एक केस के आंसर्स, प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशंस अलग अलग भी हो सकता है। हर आदमी अपने 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 तरीके से उस प्रॉब्लम्स को समझते हुए जो उनके हिसाब से उसका आंसर है, लेकिन अप्रोच सेम होना चाहिए। अगर अभी जो मैं केस बता रही हूँ आपको वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट से रिलेटेड है, लेबर अनरेस्ट से रिलेटेड है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल आईआर से रिलेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन हाँ आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अलग अलग मैनेजर अलग अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते होते, तभी तो किसी किसी मैनेजर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है काम और किसी किसी का नहीं होता है। तो केस स्टडी में अप्रोच सही होना चाहिए। सॉल्यूशंस आपका अपना व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन वो उसी पार्ट से होना चाहिए जिस पार्ट से केस में उसमें बताया गया है। ओपन एंडेड केस मैंने बताया जहां पे लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं होता, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप ही को आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स, आप ही को आंसर देना है, आप ही को उसका क्या नाम रखना है, इवन केस का आप टाइटल क्या दोगे वो भी आप पे छोड़ दिया जाता है कि क्या टाइटल देंगे आप, ऐसे केस को क्या बोलेंगे। कुछ तो आप टाइटल देंगे, समराइज करना, उसके बाद जो भी स्टेप्स है मैं बता देती हूँ अभी आप लोगों को, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना। ओपन एंडेड हो गया ये, राइट। क्लोज एंडेड केस होता है जिसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं तो सिर्फ आपको उस क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, राइट। आपको ठीक है, ये सब आपको वहां पे भी करना पड़ेगा, समरी, फॉर्मुलेशन, ये सब फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये सब वहां पे भी करना होगा। लेकिन वहां पे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया और आप उसका आंसर सीधा कर सकते हैं, राइट। तो एक बात समझ में आ गई, ओपन एंडेड केस क्या होता है, क्लोज एंडेड केस क्या होता है। क्लोज एंडेड केस में लास्ट में क्वेश्चंस रहता है, ओपन एंडेड केस में कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है तुम्हारे ऊपर, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर जो उसको सॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर, कि हाउ दे रिस्पॉन्ड, हाउ दे एनालाइज दिस प्रॉब्लम, राइट, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एक हुआ, ठीक है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स, आप स्टेप्स लिख लीजिए। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको केस स्टडी में फॉलो किए जाते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जो ओपन एंडेड होता है उसमें थोड़े 3 स्टेप्स बढ़ जाते हैं, जो क्लोज एंडेड होता है उसमें तो कुछ स्टेप्स घट जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेप्स वही होते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग केस स्टडी, राइट डाउन प्लीज, क्योंकि आपको बहुत सारे केसेस सॉल्व करने होंगे। अभी आपके एग्जाम्स में आते हैं कि नहीं आते हैं आई डोंट नो, लेकिन एमबीए में आएंगे। सबसे पहला स्टेप है सिचुएशन, विकास लिखो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग केस स्टडी, बहुत है 5-6 पॉइंट बस मैं बताने जा रही हूं। सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद है थर्ड स्टेप है फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स।
जो केस में दिया गया है, राइट। देन फोर्थ स्टेप इज अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब जो भी रिलेटेड थियोरीज आपको लग रहा है कि ये केस इस थियोरी से रिलेट कर रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये ह्यूमन रिसोर्स के मोटिवेशन से रिलेटेड है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज के ट्रेनिंग चैप्टर से रिलेटेड है, तो जिस किसी भी चीज से आपको वो रिलेटेड लग रहा है उसका आप एजम्पशंस लिखेंगे। आसान हो जाएगा काम करना, आपका केस सॉल्व करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एजम्पशंस लिख लिया, ब्रैकेट में लिख दो रिलेटेड थियोरीज, जो आप एज्यूम करेंगे कि दिस केस इज रिलेटेड विद दीज थियोरीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होगा स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मालूम है, आप सबको मालूम है क्या होता है, हम लोगों ने बहुत बार आपको बताया, सब मैम ने बताया होगा, सब सर ने बताया होगा ऑलमोस्ट, राइट। क्या है देवराज, ये तो मालूम होगा स्वॉट एनालिसिस। सिंस सबके ऑफ हैं तो मेरे लिए सब एब्सेंट ही हैं, सिर्फ तुम्ही को मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। इसमें मैम कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जेक्टिव और थ्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटी, हाँ बिल्कुल, और थ्रेट्स के बारे में हम पता करते। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ होता है, अगर तुम अपने किसी भी बिजनेस को लेकर के केस स्टडी करो तो वे, रोशन कैमरा ऑन करो ठीक से, ठीक है, ठीक से विजिबल होने चाहिए। एंड आई मिस्ड यू पीपल सो बैडली ऑन सरस्वती पूजा। बिल्कुल आपका ये आखिरी मौका था और नहीं हो पाया, मैंने बहुत मिस किया सरस्वती पूजा को कॉलेज के। यस मैम। तो मैं बस ये, लेकिन तुम लोग इतना ऑफ कर करके बैठे हो कि मन ही नहीं करा बात करने का तुम लोगों से। खैर छोड़ो, मैं तो बोलने वाली थी कि आई मिस्ड और यू पीपल आल्सो मिस्ड और नॉट, तुम लोगों ने एंजॉय किया क्या अपने घर पे मना करके? नो मैम, मजा नहीं आया मैम, बहुत मिस किया। ऐसे मैंने सनाया वगैरह का कुछ देखा फेसबुक पोस्ट तो अच्छा लगा, कम से कम ये लोग साथ में थे। कुछ लोग थे, अंकिता, आई थिंक रागनी भी थी शायद, बहुत अच्छे से साथ में ही रहता है मैम। हाँ, तो इन लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया था, तो इन लोगों ने इतना मिस नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया इन लोगों ने। ठीक है, आप लोग सब ऑन कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे पढ़ाने में। नेक्स्ट में बोल रहे थे स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस ऑलवेज इनसाइड मैम सेकंड पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था, पहले तुम ये बताओ। मैम फर्स्ट पॉइंट था सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट इज सिचुएशन एनालिसिस, सेकंड पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है उस केस में, क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, वो फाइंड आउट करना है। थर्ड इज फैक्ट्स एंड फिगर्स, केस में क्या फैक्ट्स दिया गया, तथ्य पे बात होती है, ठीक है ना, हवा में बात नहीं होती। केसेस में आपको कुछ तो फैक्ट्स दिया गया होगा, कुछ तो फिगर्स दिया गया होगा, कितने लोग निकाले गए, फिगर है, ठीक है, कितना % हाइक मांगा था। अभी उस केस से रिलेटेड बोल रही हूँ जो हमने केस डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेंगे उस केस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केस में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है, वो ध्यान से उसको अंडरलाइन करना है। देन अजम्पशंस मतलब व्हाट आर द रिलेटेड थियोरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। रिलेटेड थियोरीज, अजम्पशंस के ब्रैकेट में लिखो, क्या आपने अजम्पशंस लिए हैं, आपको क्या लग रहा है ये किस चैप्टर से, किस टॉपिक से रिलेटेड ये केस है, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था इस केस में। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज ऑलवेज विद इन द इंडिविजुअल, विद इन द एंटिटी, वो आपके अंदर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो बिजनेस का पार्ट है कि क्या उसका स्ट्रेंथ है और क्या उसके वीकनेसेस है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए क्या, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल। चलो तो स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम। यस विकास, कुछ पूछना है क्या? पूछ लो। मैम मैं बाहर चला गया था नेटवर्क प्रॉब्लम से, सेकंड पॉइंट लिखा रहे थे, फॉर्मुलेशन के बाद छूट गया था। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताया है थर्ड पॉइंट, सेकंड था फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद है फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, उसके बाद एजम्पशंस बताया और फिर स्वॉट एनालिसिस बताया। देन ग्रुपिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा ठीक है, इतना जो हमने बताया स्वॉट एनालिसिस तक, दैट इज क्लोज एंडेड केस के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। क्लोज एंडेड केस के लिए कितना करना पड़ेगा, ये 4 स्टेप। इसके अलावा भी है, इसके अलावा जो और कुछ मैं बताऊंगी वो सारे ओपन एंडेड केस का पार्ट हो जाएगा। इतना स्टेप्स आपको, ये 4-5 स्टेप्स आपको सारे केस के लिए करना है। एंड देन ग्रुपिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लिखो,
इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, मैम इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सेकंड पॉइंट है। नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से बता दूंगी, सुनो। ग्रुपिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के बाद फाइनली सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। मैंने बताया जो शुरू का 5 स्टेप था, सबसे पहला क्या है, सिचुएशन एनालिसिस, उसके बाद मैंने बताया फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, सुनना ध्यान से, उसके बाद मैंने आपको बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द केस, उसके बाद मैंने बताया अजम्पशंस, क्या आपके अजम्पशन से, किस थ्योरी से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से रिलेटेड ये केस आपको लग रहा है, एंड देन स्वॉट एनालिसिस। यहां तक क्लोज एंडेड केस में आपको करना पड़ेगा। क्लोज एंडेड केस में इसके बाद इसलिए नहीं करना क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर कर दो केस के बेसिस पे, इतना तो करना ही है तुमको। ओपन एंडेड केस में कुछ काम और भी करना है, जैसे सबसे पहला जनरेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, जो तुम्हें प्रॉब्लम मिला उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो उसका जरूर उसका 2-3 सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करिए। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, उस केस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा ऑल्टरनेटिव्स बेस्ट आपको लग रहा है, आप उसको कंपेयर करिए और देन एक को आपके हिसाब से ही दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स बट आई रिकमेंड, या फिर according to this case and the problems analysis I concluded on the point that this is the best alternatives as of now। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी एक ऑल्टरनेटिव को जिसको आप सबसे सुटेबल मानते हैं उसको पिक करके फाइनली लिख देंगे, तो ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाएंगे आपके ओपन एंडेड केस में। राइट, यहां तक समझ में आया? चलो, कुछ एक केस मैंने वही केस में लेती हूँ जो आप लोगों को बताया था। मुझे मालूम है नेक्स्ट डे से क्लास नहीं होता, आप लोगों में से किसी ने उस केस को गूगल पे सर्च नहीं किया। क्या था किसी ने? तो हैंड रेज करो, है ना? कोई बात नहीं, मैं सेम केस आपके लिए लिख कर लाई हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मैंने आपको बताया था मैं अभी शेयर करती हूँ और इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिस इज ओपन एंडेड केस, इसके लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। केसेस नॉर्मली क्या होता है, एक प्रैक्टिकल कोई इंसिडेंस होता है जो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस के साथ हो सकता है। उस केस को कैसे, अच्छा ठीक है, उसको कुछ लोगों ने सॉल्व किया, उस सिचुएशन को किसी लोगों ने हैंडल किया, उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया, तो आप वो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था उस सिचुएशन को वैसे ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन अगर उन लोगों ने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, एडवर्स इंपैक्ट पड़ा उसका बिजनेस पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, तो क्या हुआ, अब आप वही चीज करोगे, वही गलती कोई दोहराएगा, वही कंडीशन आ सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन सेम गलती को रिपीट करेगा? अगर वो रिजल्ट नहीं करेगा ना, तो ये अब आपके लिए केस है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। जब आपको इसलिए ये बताया जाता है कि यू पीपल आर अपकमिंग मैनेजर्स, ठीक है ना, आने वाले समय में, अभी नहीं, तुरंत बाद नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप हायर पोजीशंस पे जाएंगे, मैनेजर होंगे, या अपना सेल्फ ओन्ड हो या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करें, आपका क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे सिचुएशंस आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू रिएक्ट? केस स्टडी से पहले एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, राइट, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5th सेमेस्टर में केस स्टडी मेक्स सेंस, इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं ज्यादातर जो भी बताऊंगी आपको एचआर से, ओबी से, पीओएम से रिलेटेड केसेस बताऊंगी, ठीक है, एक आध हम मार्केटिंग से भी ले सकते हैं, लेकिन वी विल मोस्टली फोकस ऑन एचआर रिलेटेड जो तीनों हैं। अब आप ओबी भी पढ़ चुके हो, पीओएम भी पढ़ चुके हो और एचआरएम भी पढ़ चुके हो, ठीक है, थोड़ा बहुत याद नहीं होगा, क्वेश्चंस पूरे नहीं आएंगे, लेकिन थियरीज तो आप सब जानते हैं, ठीक है, तो ये एप्ट है। अगर अब मैं आपसे बोलूं, अभी अगर मैं आपको एक केस दूं, यही जो मारुति उद्योग लिमिटेड वाला लेबर अनरेस्ट का, तो आप लोग सब इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ चुके हो। एचआरएम में एक पेपर था आपका, लेबर कलेक्टिव बार्गेनिंग, निगोशिएशंस था ना, ये सब ज्वाइंट कंसल्टेटिव मेथड, कितने सारे मैंने पढ़ा है, कितने सारे आपको एचआरएम जिसने भी पढ़ाया होगा, शायद नेहा मैम ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्या होता है, तो आप पता कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको केस शेयर करती हूँ, आप खुद से पढ़ो, 1 मिनट, यस, और मैं ये केस भेज भी दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, आप इस केस को खुद से पढ़िए। मैंने आपको स्टोरी सुनाया था, केस के लिए स्टोरी टेलर भी अच्छा होना होता है, आपको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या हुआ था जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
ये केस है, आप खुद से पढ़ के देखो। और केस सॉल्व करने का ये पहला पॉइंट भी है कि यू शुड रीड एंड री रीड द केस ट्वाइस थ्राइस, जब तक आपको ठीक से समझ में ना आ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ, तुम लोग पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है इस केस का? नेक्स्ट मैं आगे थोड़ा। मैम, हाँ यस। हेलो मैम। या मैम ये रेड हेरिंग क्या होता है यहाँ पे? हाँ, जो कोई ऐसा ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई पॉइंट जो आपको मेन पॉइंट से मिसलीड करे, ठीक है, रेड हेयरिंग उसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहले जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ, राइट, पहले प्राइवेट फिर पब्लिक फिर प्राइवेट, सेम। यस। स्नीकी वे, संदेहात्मक तरीके से, फिशी तरीके से। ठीक है, वायलेंस सब यहाँ तक हो चुका था ना, मैं आगे कर रही हूँ उसको। यस मैम। ठीक, दिस इज द एक्चुअल अनरेस्ट।
मैम एक्सपेक्टेड वही होता है ना मैम, जो मतलब। एक्सपर्टाइट्स जो बाहर से आए हैं, यस मैम, बाहर से विदेशी, हाँ, डेलीगेट्स या फॉरेन डेलीगेट्स। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए। ठीक, ऊपर करो। यस मैम, थोड़ा यहाँ सा। तक हो चुका है, ठीक है। ठीक है, मैं बढ़ा रही हूँ। ठीक है, समझ में आया केस?
देखो एक दिन का इनका लॉस देखो, हियर यू रीड हियर, analysis said that the shutdown was costing the company 1 billion rupees a day and costing the company in terms of market share and market cap. एक महीने तक बंद रहा ये कंपनी, सोच लो कितना 30 नुकसान वीक हुआ होगा इस कंपनी को। ठीक है, ऑलमोस्ट एक महीना, एक का दिन ज्यादा है शायद, ज्यादा या कम, एक दिन का कुछ है। ठीक है, gone through the case. अभी मैंने ये 2 क्वेश्चन डाल दिया इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोज एंडेड केस। अगर ये दोनों क्वेश्चन मैं हटा दूं, मैंने डाला है कुछ सोच करके, पहले इसको डाला नहीं था, लास्ट डे जब आपको बताया था तो मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे आपसे, तो अगर ये क्वेश्चंस नहीं रहेगा तो ये ओपन एंडेड केस हो जाएगा। और अगर ये स्नेहा पूछो, और अगर ये केस रहे, ये क्वेश्चंस रहेंगे तो ये क्लोज एंडेड केस हो जाएंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वो 5 के बाद आप सीधा मैम इसका वो आंसर वेटिंग चेक कर लीजिए ना एक बार। हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है, डन। ओके, अब एनालाइज द कॉज ऑफ, अच्छा Thank you, एक और ma'am. बात बता देती हूँ मैं, केस जितना बड़ा होता है ना, आंसर करना उतना कम, उतना इजी हो जाता है। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको सारे आंसर्स उससे मिल जाते हैं, बहुत इलैबोरेटेड आंसर्स मिल जाते हैं। थोड़ा छोटा केस रहता है तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से लिया गया होगा, कौन से टॉपिक को बता रहा है। बड़ा केस में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ठीक है, केस दिख गया आपको, क्या करेंगे, सिचुएशन एनालिसिस कैसे करोगे इसका? अब स्टेप बाइज करना शुरू करो। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको लिख सकते हैं केस को फाइंड आउट करने से पहले, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ओवरऑल सिचुएशन यही है कि जो प्रॉब्लम्स है, एक तो इनका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में प्रोटेक्टेड फील करते हैं एम्प्लॉइज का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, फिर इसको प्राइवेट अंडरटेकिंग कर दिया गया बाद में, तो थोड़ा डर हुआ जो इनको मिलता था वो बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बहुत दिनों से यूनियंस का डिमांड था कि आप टेम्पररी लेबर्स को ज्यादा हायर करते, क्योंकि आपको उनको सब कुछ देना नहीं पड़ता, और परमानेंट का जो रेशियो होना चाहिए 30-70, वो रेशियो एकदम उलट हो गया था। 70% टेम्पररी एम्प्लॉय, कैजुअल एम्प्लॉयज और 30% परमानेंट एम्प्लॉयज। और इससे होता था कि परमानेंट एम्प्लॉयज को जो सैलरी आप पे कर रहे हैं और जो टेम्पररी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो या फिर जो पर्क्स या बेनिफिट्स दे रहे हो वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा है और टेम्पररी एम्प्लॉयज को या कैजुअल लेबर्स इसको बोलते हैं, कैजुअल लेबर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको कम है। ठीक है ना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमको लॉन्ड्री अलाउंसेस होना चाहिए, सिंस वो एक फैक्ट्री है तो लॉन्ड्री अलाउंसेस होना चाहिए, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म ज्यादा गंदे होते हैं। ठीक है, उनके कन्वेंस अलाउंसेस होना चाहिए। सैलरी में 5 फोल्ड इंक्रीज का डिमांड था, क्योंकि बहुत सालों से उसी सैलरी पे वो काम करते आ रहे थे। कॉर्पोरेट गिफ्ट या जब भी न्यू कार लॉन्च होता है मारुति का, तो उनको कुछ कॉर्पोरेट गिफ्ट अलाउंसेस मिलना चाहिए जो होना चाहिए। और हाउस रेंट हो, चीपर हाउस लोन अगर आप देते हैं तो सब्सिडाइज रेट पे हाउस लोन प्रोवाइड कराइए अपने ऐसे वर्कर्स को भी। ठीक है ना, ये उनका डिमांड था। ठीक है ना, जो बहुत दिनों से चलता आ रहा था, उनको इसने जो मैनेजमेंट है इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, उसको इग्नोर किया, एक तरह से बहुत ज्यादा सीरियसली हैंडल नहीं किया। फिर मैंने आपको बताया था कि उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ की ये बात हो रही है, वहां पे गुज्जर और जाट लोग ज्यादा रहते हैं, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, मेहनती तो होते हैं लेकिन दिमाग से ज्यादा काम नहीं करते। ठीक है ना, तो वैसे लोगों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजमेंट या मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, वो तो दूर दूर से आ रहे हैं काम करने, लेकिन जो लोकल ट्राइब है, जो लोकल पीपल है, जो वहाँ पे लेबर्स के तौर पे काम करते हैं, वो लोकल पीपल है। एक ही घर के बहुत बहुत सारे लोग हैं, तो उनका यूनियन आसानी से फॉर्म हो सकता है, राइट।
एक ही जगह के, एक ही मोहल्ले के, एक ही परिवार के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें एकता ज्यादा होती है। दे कैन इजिली फॉर्म यूनियंस एंड कैन स्टैंड अगेंस्ट द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अगेंस्ट आना भी कोई बुरी बात नहीं है, यूनियन अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैनेजमेंट उसको डील करता है और बीच में निगोशिएशन करके कोई ऐसा एग्रीबल पॉइंट पे आता है जहां पे दोनों को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनियन के लीडर से, जो सोनू गुज्जर और कुछ और 12 लोग थे जो काफी इफेक्टिव थे और काफी लीड करते थे, एक अलग उन्होंने यूनियन बना लिया। एक यूनियन था जो गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट के अंदर था तो एक यूनियन था, लेकिन उसकी कुछ चल नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से अपना यूनियन बना लिया, एक पैरेलल यूनियन खड़ा कर दिया और अपने डिमांड्स करने लगे। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने उसको भी ठीक से डील नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, बल्कि जो यूनियन लीडर्स हैं और जो उनके बाकी के मेंबर्स हैं यूनियन के, सभी एक जैसे हैं और इक्वली सबके साथ ट्रीट करना होता है। जब भी आप ट्रेड यूनियन, अगर आपकी पढ़ाई हो गई होगी तो पता होगा आपको, नहीं पढ़ाई हुई होगी तो नेक्स्ट सेम में आएगा आपके 5th 6th सेमेस्टर में ट्रेड यूनियन भी, तो आपको और क्लैरिटी होगी कि ट्रेड यूनियंस एक राइट है, ठीक है ना, ये इनका लीगल राइट है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का, और आपके जो लीडर्स हैं और जो मेंबर्स है सभी इक्विवेलेंट है उस ग्रुप के, और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हर एक एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम्स को यूनियन के हेल्प से पहुंचा सके मैनेजमेंट तक, क्योंकि एक एक करके सारे एम्प्लॉय तो पहुंच नहीं सकते हैं मैनेजमेंट तक। तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ भी एक गलत तरीके से अंडर द टेबल जो भी सेटिंग किया, और उनको ज्यादा से ज्यादा गोल्डन हैंडशेक में जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा अमाउंट देकर के उन लोगों को कहा कि आप गोल्डन हैंडशेक कर लो, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, आप अपनी इच्छा से काम छोड़ दो, ठीक है, हम आपको ये सारे बेनिफिट्स देंगे। वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद जो बाकी मेंबर्स थे उनमें और ज्यादा अविश्वास हो गया, बहुत दिन से डिमांड मांग कर रहे थे, नहीं सुनी जा रही थी। यूनियन बनाया, यूनियन के लोगों के द्वारा थोड़ा लगा कि इफेक्टिव होगा, तो आपने यूनियन के लीडर्स के साथ क्या कर लिया, अपना आपसे समझौता कर लिया और उनको भी निकाल दिया। अब कैसे वो अपनी बात रखेंगे, देन द फ्रस्ट्रेशन अराइजेस, और फिर उनको प्रॉब्लम हुई, एंड देन इट, कुछ लोगों का प्लान था, ठीक है, जिस दिन ये अनरेस्ट हुआ था, ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को प्लान था, कुछ जो लीडर्स थे उनको पता था, तभी उन लोगों ने 700 कंप्यूटर सिस्टम में और सीसीटीवी फुट जहां जहां लगे थे उसको पहले से ही खराब कर दिया था, पहले से ही बर्बाद कर दिया था, ताकि वो उसमें आए नहीं, ठीक है, बहुत कम जगह रह गया था। और ये सारे लोगों ने क्या किया, तो पूरा उसको सील कर दिया कंपनी के जो प्रीमिसेस है उसको, और उसमें जो भी मैनेजर एग्जीक्यूटिव सीनियर लेवल के, और खासकर एचआर, सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव और जनरल मैनेजर एचआर, इन दोनों को तो मार डाला। तो एक को तो ऐसे ही मार डाला पीटते पीटते, और एक को तो हाथ पैर तोड़ के उनके ही केबिन में उनको बंद करके उस केबिन को ही आग लगा दिया। तो ये इतना विभत्स और इतना गंदा जो रिवोल्ट है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था किसी भी जगह, राइट, हुआ है इस तरह का हुआ, लेकिन इतने गंदे तरीके का रिवोल्ट कहीं भी नहीं हुआ है। तो क्या क्या रीजन से आप देख सकते हैं, सैलरी हाइक नहीं सुना गया, अलाउंसेस नहीं सुना गया, परमानेंट कर दीजिए नहीं सुना गया, ठीक है ना, टेम्पररी जितना होना चाहिए था उससे बहुत अधिक हो गए टेम्पररी एम्प्लॉयज और परमानेंट एम्प्लॉयज, जितना एकदम अपोजिट हो गया। तो क्या हो गया कि ये सारे डिमांड जब आप नहीं सुनते हैं तो लेबर में अनरेस्ट होता है, और किसके प्रति उनका गुस्सा भड़कता है, मोस्टली एचआर पीपल के प्रति, क्योंकि एचआर लोग ही जिम्मेदार होते हैं पॉलिसीज को, प्लान्स को हाइक देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। आपने वो सब नहीं किया, राइट, लेबर अनरेस्ट हुआ और इसका वो होना पड़ा। बाकी ये मारुति उद्योग फॉरेन से भी रिलेटेड है, सुजुकी का भी इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट है 51% का, ठीक है ना, तो उनके भी जो एक्सपर्टाइट थे उनके साथ भी बदसलूकी हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑपरेशन है बहुत जगह चलता है, सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि हंगरी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, स्पेन, थाईलैंड, बाकी बाकी कंट्रीज में भी, फिलीपींस, वहां पे भी इसका असर पड़ेगा। तो जो इसके सुजुकी के जो थे साइनो नाकानिशी, वो खुद गए सारे विक्टिम से जिनके घर में, मतलब जिनके साथ ऐसा गलत व्यवहार हुआ था, एचआर, जनरल मैनेजर या फिर जो भी लोग के साथ, उन विक्टिम्स से जाके माफी मांगा उन लोगों ने, उनके परिवार वालों से अपोलोजाइज किया कि हम गलती हो गई हमारे से, और उन लोगों ने ये भी कहा कि आगे से नहीं हो, क्योंकि इससे हमारे अपने रिलेशनशिप और हमारे दूसरी जगह जो हमारा बिजनेस है वो भी अफेक्टेड होगा। तो लगभग उसके बाद पुलिस केस हुआ, एफआईआर हुआ, कुछ पुलिस वालों के अगेंस्ट भी पत्थर बाजी की, वहां के जो वर्कर्स थे, कुछ लोग पकड़े गए जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ, जो बहुत दिनों तक जेल में रहे। अभी कुछ मेरे ख्याल से 17 वगैरह में कुछ इसका फाइनल
वर्डिक्ट आया है कोर्ट का। नाउ द कोर्ट हैज टू इंटरवीन, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, इतने बड़े नेशनल इंपॉर्टेंस का ये सब डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर ये सब नेशनल ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं और कोर्ट को, गवर्नमेंट को, सबको इंटरवीन करना पड़ता है ऐसे केसेस में। तो उसका फिर पूरा छानबीन किया गया, जो भी उनके एलिगेशंस लगाए गए थे एम्प्लॉइज द्वारा मैनेजमेंट पर, तो मैनेजमेंट ने बहुत का सफाई दिया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन बहुत कुछ माना गया कि वो सब सही था जो एलिगेशंस लगाया गया था। हायरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो था वो ज्यादा था, यहाँ पे टेम्पररी वर्कर्स का जो सैलरी का डिफरेंस था वो भी बहुत ज्यादा था, राइट। तो ये सब चीजें सही मानी गई, जबकि उन्होंने डिनाई किया, लेकिन छानबीन में ये सब सही माना गया। तो फिर 1 महीने के बाद जब ये हुआ, तो लॉकडाउन में नॉर्मली अगर लॉकआउट होता है, यानी कि अगर एम्प्लॉइज बंद करता है, एम्प्लॉयर बंद करता है, तो वो अपना सैलरी देता है सर्टेन परसेंटेज, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि एक होता है रिट्रेंचमेंट और एक होता है लॉकआउट, दोनों में डिफरेंस बता सकता है कोई? यस रिट्रेंचमेंट मैम, ले ऑफ होता है मैम, layoff, जो कि सीजनली इंडस्ट्री हो रहा है मैम। बिल्कुल सीजनल इंडस्ट्री में जैसे ले यस ऑफ मैम। किया जाता है, और बिल्कुल। तो रिप्लेसमेंट मैम वैसे हमेशा के लिए परमानेंट। हमेशा के लिए, तो इसमें रिट्रेंचमेंट में कहीं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, जो देना होता है एक बार दे करके चले जाते हैं, कोई बीच में नहीं होता। लेकिन जो ले ऑफ, सीजनल टर्मिनेशन ऑफ द जो भी है उनके बिजनेस का या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसमें सर्टेन परसेंटेज जो होता है उनके बेसिक का वो दिया जाता है उनको। तो इन्होंने मना किया कि हम ले ऑफ पीरियड का पैसा नहीं देंगे, लॉकआउट पीरियड का, क्योंकि ये किसी अच्छे समय में नहीं किया गया था, ये बहुत टेंस माहौल में किया गया था। और फिर उन्होंने सैलरी भी हाइक किया, जो डिमांड से धीरे धीरे कैजुअल लेबर्स को परमानेंट करने लगे। एंड देन सितंबर से, उसी महीने अगस्त में हुआ ये सब, जुलाई में हुआ, अगस्त में रीओपन हुआ, और सितंबर से उन्होंने क्या किया, परमानेंट हायरिंग करना शुरू कर दिया। अब वहां पे कोई कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग नहीं होता है। समझ में आया? तो अब क्वेश्चंस के ये आप क्या कहते हैं, सिचुएशन आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको पढ़ करके। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यूनियंस का कोई वैल्यू नहीं किया इन लोगों ने, यूनियंस की बात नहीं की, लीडरशिप के साथ गलत डीलिंग हुई। दीज आर द प्रॉब्लम एंड द ह्यूमन अप्रोच को इसमें इग्नोर किया, पहले मैनेजमेंट साइड से एंड देन लेबर्स के साइड से, राइट। तो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, ह्यूमैनिटी का अप्रोच होता है, वो यहाँ पे नहीं था। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप लिख सकते हैं, नुकसान कितना हुआ, कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया, डेली का इनका कितना बनता था लॉकआउट के बीच में, और कितने दिन तक बंद रहे ये, और इतने में क्या ये भरपाई कर सकते थे। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लिख सकते हो। कितना इनसे क्या क्या अलाउंसेस मांगा जा रहा था, जैसे कि लॉन्ड्री अलाउंसेस, गिफ्ट्स, वाउचर्स ऑन द लॉन्च ऑफ सम न्यू कार, या फिर सब्सिडाइज्ड लोन, हाउसिंग लोन, ये सब आप दे सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में। अजम्पशंस यानी थियरीज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड थियरीज है, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थियरीज है, ट्रेड यूनियन के राइट्स का, ट्रेड यूनियन के प्रिविलेज का। क्या हुआ था यहाँ पे? गलत यूज किया गया था, एंड HR इज नॉट डूइंग देयर ओन बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग, अगर आपके जो एम्प्लॉयज है वो नहीं सेटिस्फाइड है आपके पॉलिसीज, यू नीड टू रीचेक योर पॉलिसीज, रीफॉर्मुलेट योर पॉलिसीज। नहीं तो बहुत दिन तक अगर ये डिससेटिस्फैक्शन रहेगा तो फिर ऐसे ही अंजाम देखने के लिए मिल सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस, क्या स्ट्रेंथ वीकनेस था मारुति का, और क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स थे। वीकनेस सबसे बड़ा मैनेजमेंट, जो इंटरनल है, मैनेजमेंट आर ओवर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ लेबर्स, दे थिंक दैट द लेबर विल कम एंड गो, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट अस, बट उन्होंने यूनिटी के पावर को इग्नोर किया, ये इनका वीकनेस था। और थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो आपसे अच्छा सुविधा दे करके आपसे बिजनेस छीन सकते हैं। और दूसरा एक ये भी थ्रेट है कि आप में फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनका मेजर स्टेक है वो विड्रॉ कर सकते थे। समझ में आया? तो आपको जो बेनिफिट्स मिल रहा है फॉरेन टेक्नोलॉजी का, वो बेनिफिट्स आपको मिलना खत्म हो जाएगा। और अब आप ऑल्टरनेटिव जनरेट करिए कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या आप रहते तो करते, और किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व करते। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जनरेट करिए, देन आप उसको इवेलुएट करिए कि कौन सा सस्ता है या कौन सा उस टाइम के लिए ठीक है। फिक्सिंग मत करो प्रॉब्लम को, कभी भी
उस समय के लिए तत्कालीन फिक्सिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने भी ये गलती की थी, मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने ये गलती की थी कि उन्होंने फिक्स समय समय पर उस प्रॉब्लम को उस समय के लिए तात्कालिक तौर पे फिक्स करने की कोशिश की थी। नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर जाना चाहिए था, राइट। कुछ लोगों के साथ अंडर द टेबल आपने सांठगांठ कर लिया, ये गलत हुआ ये, ठीक है ना। अगर आप इससे ज्यादा अच्छा है कि उनसे आप बात करते कि ठीक है क्या डिमांड्स है, हम आपकी पूरी डिमांड को नहीं मानते हैं, 50% आपके डिमांड्स को मानते हैं, विल इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यहाँ से भी काम चल सकता था। वो जो डिससेटिस्फैक्शन था, वो जो बहुत दिन से प्रॉब्लम था, आप कह देते कि कमिंग टाइम में हम जो भी है उनको परमानेंट कर लेंगे, या फिर आप कर लेते परमानेंट। जो बहुत पुराने हैं, एज लिफो फीफो हम जानते हैं, जो पहले आए हैं उनको पहले हम परमानेंट करेंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे फेज वाइज में आप परमानेंट कर सकते थे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। और कॉस्ट की जहां तक बात है, तो जितना आपका नुकसान हुआ उससे तो कम ही नुकसान होता अगर आप उनको दे देते, और आपका इमेज भी अच्छा हो जाता, आप एक अच्छे एम्प्लॉयर माने जाते। जो टार्निश हुआ आपके मार्केट में, जो आपका इमेज खराब हुआ, वो भी इमेज आपका सही रह जाता। समझ में आया? तो आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यानी सॉल्यूशंस को जनरेट कर सकते हैं, फिर आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करके 3-4 पॉइंट लिखे, दिस इज द रिकमेंडेड सॉल्यूशंस फॉर दिस केस। समझ, अब तुम लोग कर लोगे ये केस सॉल्व खुद से? जल्दी बताओ। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। मैं ये जो केस है तुम्हारे ग्रुप पे सेंड करती हूँ, पढ़ो, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताया है उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट। पहले आप समरी लिखिए, यानी सिचुएशन एनालाइज करने का मतलब होता है समरी लिखना। समरी छोटा 1/3 होना चाहिए, जितने भी इसमें वर्ड्स हैं उसका 1/3 में समरी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा समरी लिखो। प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करो, फैक्ट्स फिगर्स जो दिया गया है उसको एक जगह लिख लो, और आपके जो एजम्पशन है ट्रेड यूनियन को लेकर के, इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, वो नोट डाउन करिए, एंड देन शॉर्ट एनालिसिस करके फाइनल क्वेश्चन का आंसर कर दो। बाकी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक क्लोज एंडेड केस हो गया, क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, डन? यस मैम। ठीक है, कर लोगे तुम लोग?